हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि मेनली जो है मेजरली थ्री जो है इसमें स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है आप रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करते हैं इंटरेक्ट करके। जो है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सिस्टम्स के, जो सिस्टम बनेगा उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स यानी कि मुराद ये है कि वो जो कि सिस्टम से अफेक्टेड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उनसे जो है आप रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर करेंगे, जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन एनालिसिस। नेक्स्ट जो है फिर आप एक्सप्रेस करेंगे जो भी आपने डिस्कवर किए रिक्वायरमेंट्स, उनको एक्सप्रेस करेंगे किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। फाइनली फिर आप चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक्चुअली वाकई डिफाइन कर रही हैं सिस्टम को या नहीं कर रही, जो कि कस्टमर्स चाह रहे हैं। तो इस स्टेप को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। अच्छा, फाइनली जो है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है इसका जो आउटपुट होगा या एंड जो रिज़ल्ट है इसका, वो हमें मिलेगा रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जो प्रोसेस है ये वेरी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ द एप्लीकेशन, जो पीपल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशंस, तो डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। मगर जो है फिर भी जो है कुछ जनरल स्टेप्स हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के, वो आपको हर जगह मिलेंगे। वो ये हैं कि रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन है, एंड देन रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट है। अच्छा, हमें शायद ये लग रहा हो कि ये जो है एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है कि सबसे पहले एलिसिटेशन होगा, एनालिसिस होगा, वैलिडेशन होगी और मैनेजमेंट होगी, इस तरह से लीनियर या सीक्वेंशियल प्रोसेस लग रहा हो। मगर इन प्रैक्टिस जो है ये इंटरलीव्ड हो जाती हैं एक्टिविटीज़। तो जब इन प्रैक्टिस पे अप्लाई होता है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, तो ये इंटरकनेक्टेड इंटरलीव्ड एक्टिविटीज़ बन जाती हैं, सीक्वेंशियल ना भी हो सकता है। So let's discuss the first step, requirements elicitation in the requirements engineering process. रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन का जो जो एम है या गोल है या पर्पस जो है वो ये है कि आप स्टेक होल्डर्स के वर्क को समझना होता है कि वो क्या काम परफॉर्म करते हैं और जो है वो किस तरह से नया सिस्टम जो है उसको जो है वो यूज़ करेंगे और उनको किस तरह से नया सिस्टम जो है वो सपोर्ट करेगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन जो है, एलिसिट करना, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना जो है मुश्किल हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, कुछ सेवरल रीजंस की वजह से, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम स्टेक होल्डर्स। अच्छा, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल जो है स्टेक होल्डर्स जो है वो ऑफ्टन डोंट नो व्हाट दे वांट फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट इन द मोस्ट जनरल टर्म्स। मोस्टली जो है पीपल जो है ये जो एम्प्लॉयज़ ये काम कर रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि कंप्यूटर से जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मे बी अनरियलिस्टिक जो है रिक्वायरमेंट्स बता दें कि कंप्यूटर शुड डू समथिंग विच इज़ अनरियलिस्टिक। और उनको जस्ट जनरल पर्पस पता हो सकता है कि जो है हाउ दे कैन यूज़ द सिस्टम। अच्छा, दूसरा ये है कि स्टेक होल्डर्स को नॉर्मली जो है क्योंकि वो इतना इम्प्लिसिटली काम करते हैं, उनको काम करने का स्टेप्स भी याद नहीं होते, वो अपने टर्म्स में बता सकते हैं और उनको जो है जो है एक्चुअल नॉलेज भी नहीं हो सकती कि वो किस तरह से काम कर रहे होंगे। कि फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम के जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप जो है गियर बदल रहे होते हैं, क्लच प्रेस कर रहे होते हैं, तो ये इतना इम्प्लिसिट होता है कि आप मोस्टली अनअवेयर होते हैं कि यू आर डूइंग दीज एक्टिविटीज़। सो इस वजह से जो है स्टेक होल्डर्स जो है नॉर्मली जो काम डेली रूटीन का काम काम कर रहे होते हैं उन उसको एक्सप्रेस करना जो है उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी हो सकती है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन में। सिमिलरली एक ही सिस्टम के जब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं तो वो अपने अपने डिफरेंट तरीक़ों से जो है रिक्वायरमेंट्स को बता सकते हैं कि जो है हर कोई अपने तरीके से एक्सप्रेस करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर्स को जो है इस तरह से समझना पड़ेगा, सारे एस्पेक्ट्स जो है ये समझने पड़ेंगे, फिर जो है कम्युनिटीज़ फाइंड करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है और कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल मैनेजर्स चाह रहे हैं कि सिस्टम इस तरह से यूज़ हो और जो है सबऑर्डिनेट्स चाह रहे हैं कि सिस्टम इस तरह से यूज़ हो, ये प्रोवाइड करे। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन एनालिसिस यानी कि टू डिस्कवर द रिक्वायरमेंट्स,
तो रिक्वायरमेंट्स डिस्कवरी के लिए जो है वो टेक्निकल स्टाफ कस्टमर्स के साथ काम करके इन कोलैबोरेशन विद द कस्टमर्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं एप्लीकेशन डोमेन सर्विसेज जो कि सिस्टम को प्रोवाइड करनी है, और जो है सिस्टम्स के ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे इनको डिटरमिन करना होता है, डिस्कवर करना होता है इस प्रोसेस में। अच्छा, इस प्रोसेस में जो है एंड यूज़र्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैनेजर्स इंजीनियर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स, ट्रेड यूनियंस, ये सारे इनको कहा जाता है स्टेक होल्डर्स, ये इन्वॉल्व हो सकते हैं इस प्रोसेस में। तो इसलिए जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो जो है स्ट्रगल करते हैं, वर्क करते हैं फाइंड आउट करने के लिए ये सारी चीज़ें, ताकि जो है वो डिस्कवर कर सकें सिस्टम्स की सर्विसेज, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स वगैरह, हार्डवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, अदर चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिस्कवर करने के लिए ये काम करते हैं। अच्छा, तो एक यहाँ पे आप एक देख रहे हैं एक मॉडल है कि रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ हो सकता है। सो दिस इज़ बाय नो मीन्स फाइनल और रिजिड मॉडल, यानी कि हर जगह जो है वो फॉलो हो। इसके जो है वेरिएशंस भी यूज़ हो सकते हैं, मगर ये जस्ट मॉडल एक तरह से एक्सप्रेस कर रहा है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो फर्स्ट जो है वो आप देख रहे हैं रिक्वायरमेंट्स डिस्कवरी, फर्स्ट स्टेप जो है रिक्वायरमेंट्स डिस्कवरी में ये क्या होता है कि जो है आप स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करते हैं और जो है डिस्कवर करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी, तो उसको इस स्टेज पे डिस्कवर करते हैं। उसके बाद जो है आप जाते हैं रिक्वायरमेंट्स क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में। क्लासिफिकेशन जो है मकसद ये है कि आप रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ग्रुप में लाते हैं, ताकि जो है एक क्लासिफिकेशन बन जाए एक तरह से। फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं कोहेरेंट क्लस्टर्स में, ताकि जो है जो सिमिलर रिक्वायरमेंट्स जो है वो सिमिलर क्लस्टर्स में चली जाएँ। देन जो है आप जाते हैं रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन एंड नेगोशिएशन में। इसमें जो है आप प्रायोरिटीज़ डिटरमिन करते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अर्जेंट है, कौन सी जो है कैन बी डिलेड फॉर एग्जांपल, और इसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइव हो सकते हैं जो रिक्वायरमेंट्स में, तो उनको नेगोशिएशन के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जाता है। फाइनली जो है फिर वो है रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट करना, जितनी भी रिक्वायरमेंट जो है वो मिली है उनको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लाना। एंड जो है रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जिसको हम कहेंगे, तो डॉक्यूमेंट कर देना एक तरह से। इसका पर्पज़ ये है कि अगर जो है दोबारा ये साइकिल रिपीट हो रहा है, दोबारा आपने नई रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर की हैं, तो एटलीस्ट जो है डॉक्यूमेंट होती जाएँ चीज़ें, तो एटलीस्ट सम जो है स्केच बनता जाए रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशंस में जो प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेक होल्डर्स को पता नहीं होता कि वाकई उनको उनको क्या चाहिए फ्रॉम द सिस्टम, उनको एक्सप्रेस करना भी नहीं आता, रिक्वायरमेंट्स को अपने ही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, और कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फैक्टर्स जो है रिक्वायरमेंट्स को, और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर नए स्टेक होल्डर्स जो है इमर्ज हो रहे हैं, नए स्टेक होल्डर्स जो है आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो उनकी नई रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, तो रिक्वायरमेंट्स कैन जो है कीप चेंजिंग। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन में। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन के लिए बहुत सारी जो है टेक्निक्स भी यूज़ हो सकती हैं, हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करते। फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़ हैं, स्टेक होल्डर से इंटरव्यूज़ हो गए, फॉर एग्जांपल यूज़र स्टोरीज़ की फॉर्म में आ गए, कि फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड तो नहीं कर सकते वर्किंग की, मगर आप एटलीस्ट यूज़ केस बता सकते हैं, सिनेरियोज़ बता सकते हैं कि वो सिस्टम को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सिनेरियोज़ जो हैं वो भी एक तरह से रिक्वायरमेंट को जो है बता सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन की तरफ। रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन जो है ये स्पेशली डील करता है कि रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया जाए, यानी कि टू राइट डाउन द रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो है हो जाएंगी, ताकि जो है फर्दर यूज़ हो सकें। तो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन जो है इसी के लिए है कि रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया जा सके। तो ये एक प्रोसेस है राइट डाउन करने का सिस्टम को, सॉरी रिक्वायरमेंट्स को जो है डॉक्यूमेंट करने का।
अच्छा, जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये जो है शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ एंड यूज़र्स एंड कस्टमर्स, क्योंकि जो है उनको जो है वो ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता, तो आप सॉफ्टवेयर जार्गन्स यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स के लिए, यूज़र रिक्वायरमेंट्स के लिए स्पेशली। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो थोड़े मोर डिटेल्ड होते हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आ सकती है, क्योंकि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो वो मोर टेक्निकल हो सकती हैं। मगर यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो शुड बी जो है एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल, जिसमें जो है सॉफ्टवेयर टर्म की टर्मिनोलॉजी जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो है वो नेगोशिएशन का पार्ट हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में, तो कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट हो सकती है कि अगर सॉफ्टवेयर, एक ऑर्गेनाइजेशन है सॉफ्टवेयर प्रोक्योर कर रही है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या किसी और से जो है वो सॉफ्टवेयर जो है बनवा रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो है ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो पार्ट बन जाती हैं, क्योंकि यही एक बुनियाद बनेगी कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी क्या होगी, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। तो इसलिए जो है ये रिक्वायरमेंट जो है उनको कंप्लीट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स बात चल रही है रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं रिक्वायर, तो किस तरह से रिक्वायरमेंट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारी नोटेशंस हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स को जो है एक्सप्रेस करने के लिए। मोस्ट नेचुरली जो है फॉर एग्जांपल यूज़र रिक्वायरमेंट्स के लिए वो नेचुरल लैंग्वेज है, कि आप जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखें, से फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लिखें। नेचुरल लैंग्वेज से मुराद ये है कि आप एक प्रोज लिख दें, जस्ट सेंटेंसेस लिख लें कि हर सेंटेंस में जो है आप एक रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। इसी तरह से जो है आप नेचुरल लैंग्वेज को जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी ले आ सकते हैं, कि एक स्पेसिफिक किस्म का फॉर्म बना लें और जो है उस फॉर्म में जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करें इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज अगेन। इसी तरह से जो है वो स्पेशली डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेज़ हैं, फॉर एग्जांपल से यूएमएल है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह कुछ लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं ताकि जो है रिक्वायरमेंट्स को लिखा जा सके, क्योंकि ये इतनी डिटेल्ड है तो मे बी इन प्रैक्टिस जो है वो रेयरली यूज़ होती है, मगर जो है ऑफ कोर्स आप यूज़ भी कर सकते हैं। सिमिलरली जो है वो ग्राफिकल नोटेशंस जो हैं अगेन जो है यूएमएल का एग्जांपल है, क्योंकि यूएमएल ग्राफिकल फॉर्म में है। प्रीवियसली जो है जो एग्जांपल था, तो उसमें फॉर एग्जांपल आपने एल्गोरिथम देखा होगा, तो एल्गोरिथम को हम सेडो कोड में लिख सकते हैं। तो जो सेडो कोड होता है वो ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जो है इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मगर एक्चुअली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, वो जस्ट नेचुरल लैंग्वेज होती है, मगर ऑलमोस्ट क्लोज टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो इसी तरह से ग्राफिकल नोटेशंस में जो है वो आप ग्राफिकल नोटेशंस यूज़ कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स को लिखने के लिए, यूएमएल डायग्राम्स हैं। तो यूएमएल डायग्राम्स नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर मॉडलिंग में जाके देखेंगे, तो ये भी जो है एक फॉर्म है रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। सिमिलरली जो है वो मैथमेटिकल नोटेशंस भी यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं या सेट नोटेशन है, अ, ये जो है बिल्कुल ही फॉर्मली स्पेसिफाई करते हैं, तो इसमें एम्बिगुइटी बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल आगे जाके देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज में जो है वो एम्बिगुइटी ज़्यादा आती है, कि ड्यूअल मीनिंग हो सकती है एक ही सेंटेंस की, या अनक्लियर सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो मैथमेटिकल लाइक नोटेशंस जो हैं वो फॉर्मल लैंग्वेजेस जो हैं इनमें एम्बिगुइटी नहीं होती, यानी कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि व्हाट इज़ द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये क्योंकि ये बहुत टेक्निकल होती हैं इसलिए रेयरली यूज़ होती हैं, कस्टमर्स जो हैं वो इनको कम समझ सकते हैं, तो जो है मे बी जो है दे मे बी अनविलिंग टू वर्क विथ मैथमेटिकल नोटेशंस। इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो भी जो है अवॉइड करना चाहेंगे कि इतनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करें। तो अगेन प्रीवियसली जो है फॉर्मल नोटेशंस पे बहुत जो है जोर दिया जाता था कि फॉर्मल लैंग्वेज जो है यूज़ करें रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो उसमें एम्बिगुइटी नहीं होती, नेचुरल लैंग्वेज में एम्बिगुइटी होती है। मगर फॉर्मल लैंग्वेज इतनी जो है टेक्निकल होती है कि उसको समझने वाले या लिखने वाले
बहुत कम होते हैं, डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए जो है प्रेफर नहीं किया जाता ज़्यादा इसको। इन जितनी भी नोटेशंस जो है यहाँ पे इनके बुक में एग्जांपल हैं, एग्जांपल हम देख सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो जो है इसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है एज सेंटेंसेस, और उनको जो है वो आप डायग्राम्स भी एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल दे सकते हैं, टेबल्स प्रोवाइड कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज में ऑफ कोर्स। अच्छा, ये जो है नेचुरल लैंग्वेज जो है वो इतनी जो है एक्सप्रेसिव है, इंट्यूटिव और यूनिवर्सल है, क्योंकि हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो दिस कैन बी द मोस्ट प्रिफरेबल नोटेशन, और हो भी सकती है इजी टू अंडरस्टैंड हो सकती है यूज़र्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। सो दिस कैन बी द प्रिफरेबल नोटेशन। पॉसिबल गाइडलाइंस ये हो सकती हैं अगर आप रिक्वायरमेंट्स को नेचुरल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ कर लें, कंसिस्टेंटली जो है उस फॉर्मेट को यूज़ कर लें रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए। और जो है जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लैंग्वेज में, यानी कि आप लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के मुराद ये है कि आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्टाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ से समझ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैंडेटरी यानी कि लाजमी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप लिखेंगे, शेल का वर्ड यूज़ कर लें कि सिस्टम शेल प्रोवाइड समथिंग, तो इसका मकसद ये है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि दिस इज़ जो है इम्पॉर्टेंट या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अदरवाइज़ अगर आप चाह रहे हैं कि सिस्टम से कुछ डिज़ायर कर रहे हैं कि अगर सिस्टम चाहे तो ये प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट है अगर कोई, तो शुड यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये मैंडेटरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर अगर सिस्टम प्रोवाइड करेगा सो दिस इज़ डिज़ायरेबल। इसी तरह से जो है आप टेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं की पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक फॉर्म में ला रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, और अदरवाइज हाईलाइटिंग यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर जो है चेंज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद जो है कंप्यूटर jargons या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो टर्मिनोलॉजी है उसको अवॉइड करें, उसको यूज़ ना करें डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि जो एंड यूज़र्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निकल नॉलेज नहीं हो सकती। तो कम फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं कि आर्किटेक्चर सिस्टम का इस तरह से होगा, तो आर्किटेक्चर में भी जो है डिफरेंटली इंटरप्रिटेड बाय द एंड यूज़र्स। तो टेक्निकल jargons जो है उनको बिल्कुल मिनिमाइज़ किया जाए। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो ये है कि अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट का रैशनल लिख रहे हैं ना, तो वो जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी लाता है। फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ये है कि ये रिक्वायरमेंट सिस्टम प्रोवाइड करे, मगर अगर उसका रैशनल पता हो, यानी कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाई इज़ इट नेसेसरी, और किसने ये रिक्वायरमेंट दी है, ताकि लेटर ऑन अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उससे काउंटेड किया जा सके। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, इसको जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन यानी कि एसआरएस भी कहा जाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का जो आउटपुट है, यानी कि सिस्टम का जो आउटपुट है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट है। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सिस्टम्स जो है वो क्या काम परफॉर्म करेगा, और सिस्टम डेवलपर्स को जो है क्या करना है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें जो है यूज़र रिक्वायरमेंट्स भी आ सकती हैं और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी आ सकती हैं। यूज़र और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मोर डिटेल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, बाय नो मीन्स जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट या एसआरएस जो है वो डिज़ाइन डिसीजंस नहीं मेंशन करता, यानी कि इसमें जो है आप ये कह सकते हैं कि व्हाट पार्ट जो है वो डील होता है, हाउ पार्ट डील नहीं होता। यानी कि व्हाट इज़ द सिस्टम शुड डू, व्हाट द सिस्टम शुड डू जो है ये वाला पार्ट जो है वो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में आता है। हाउ शुड इट बी इम्प्लीमेंटेड, हाउ शुड इट बी डन जो है ये चीज़ नहीं आती, ये डिज़ाइन डिसीजन है, लेटर ऑन परफॉर्म किया जाएगा, तो ये चीज़ आती है। अच्छा, उसके बाद जो है जो एजल मेथड्स जो हैं वो उनमें जो है ये इसको एंटरटेन नहीं किया जाता। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसको जो है वो एक तरह से जो है
अनयूजेबल समझते हैं, या ये कह लें कि वो कहते हैं कि जब तक आप ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट लिखेंगे ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, यूज़ लेस हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगी। तो वो प्रेफर करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो है वो कम्प्रिहेंसिव ना लिखें। तो मोस्टली जो है वो रिक्वायरमेंट्स यूज़र स्टोरीज़ की फॉर्म में लिखते हैं। तो कार्ड्स पे लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, वाइट बोर्ड पे रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं, क्योंकि ये दे कीप चेंजिंग। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एजिल मेथड्स में जो है, आफ्टर जो है आप रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन का है। अब ये जो है एक्चुअली ये एक चेकिंग स्टेप है या टेस्टिंग स्टेप है वेरीफाइबिलिटी के लिए, कि जो है रिक्वायरमेंट्स जो है वो वैलिड है या नहीं है। अच्छा, इसमें जो है आप डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स जो दी गई हैं, कि वाकई वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो सिस्टम को डिफ़ाइन कर रही हैं कम्प्लीटली क्लियरली, जो कि कस्टमर्स को सिस्टम चाहिए। तो क्या वाकई रिक्वायरमेंट्स वही जो है डिफ़ाइन कर रही हैं सिस्टम को इसी तरह से। सो ये जो है चेक लगता है वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स में जो है अगर एरर्स हैं, फॉल्ट्स हैं, उसमें ओमिजन्स हैं, तो वो अर्ली ऑन अगर डिटेक्ट हो जाते हैं तो लेटर ऑन कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा। अगर जो है कोई एरर्स स्नीक इन हो जाते हैं प्रोसेस में, तो इसका मकसद ये है कि रीवर्क ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, डिज़ाइन चेंज होगा, इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगी, रीटेस्टिंग होगी। तो जो है इसलिए ये वैलिडेशन स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन चेक्स जो है आप बहुत सारा तरह के लगा सकते हैं, कि जो है फॉर एग्जांपल आप एक चेक लगा रहे हैं वैलिडिटी का, कि डज द सिस्टम प्रोवाइड द फंक्शंस व्हिच बेस्ट सपोर्ट द कस्टमर्स नीड्स। ये एक वैलिडिटी चेक लगा लें कि वाकई सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। कंसिस्टेंसी चेक लगा लें कि आर देयर एनी रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्टरी कोई स्टेटमेंट्स तो नहीं है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही, या कहीं जो है एक ही सिस्टम फंक्शनलिटी को जो है अलग अलग तरीक़ों से डिस्क्राइब तो नहीं किया जा रहा। तो ये कंसिस्टेंसी देख लेनी चाहिए। कंप्लीटनेस चेक लगा सकते हैं कि आर ऑल फंक्शंस रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर इंक्लूडेड, कि सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं या कुछ जो है वो ओमिट हो गई हैं, रह गई हैं। रियलिज्म चेक है, ये इंपॉर्टेंट चेक है। कैन द रिक्वायरमेंट्स बी इम्प्लीमेंटेड गिवन अवेलेबल बजट एंड टेक्नोलॉजी, कि बजट जो है फॉर एग्जांपल थोड़ा है और रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई लेवल की हैं कि जो है रियलिज्म में जो है वो नहीं आती, रियली जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। फिजिबिलिटी स्टडी जिस तरह से की जाती है कि देखा जाता है कि वाकई सिस्टम जो है वो काम कर सकता है या नहीं। और इसी तरह से जो है वो वाकई टेक्नोलॉजी या फिज़िक्स जो है सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि सिस्टम इतना फास्ट होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट से जो है फास्ट होना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, स्पीड ऑफ लाइट जो है एक लिमिट है स्पीड पे, उससे ज़्यादा आप जो है नहीं जा सकते फॉर एग्जांपल। तो जो है वो रियलिज्म चेक ये भी एक तरह से हो सकता है। फाइनली जो है ये जो है लास्ट जो है इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है वेरीफाइबिलिटी, यानी कि वेरीफाइबिलिटी का चेक लगा लें कि कैन द रिक्वायरमेंट्स बी चेक्ड, कि अगर फॉर एग्जांपल आप रिक्वायरमेंट्स के हवाले से सिस्टम बना के दें तो आप उनको वेरीफाई करके बताएं कि वाकई सिस्टम जो है वो रिक्वायरमेंट्स को जो है वो कम्प्लीटली एड्रेस कर रहा है। वेरीफाइबिलिटी से मुराद ये है कि आप डेमॉन्स्ट्रेट कर सकें, यूज़र को बता सकें कि वाकई जो है देख लें कि वेरीफाई कर लें कि ये रिक्वायरमेंट सिस्टम फुलफ़िल कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट जो हमने ऑलरेडी ये देख ली थी कि एम्बिग्युइटी हो सकती है। अच्छा, ये है कि सिस्टम जो है शुड बी ईज़ी टू यूज़। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं ईज़ी टू यूज़, तो जो है आप वेरीफाई नहीं कर सकते इसको कि हाउ द सिस्टम इज़ ईज़ी टू यूज़। तो एटलीस्ट आप जो है कुछ मैट्रिक्स यूज़ कर लेंगे, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो है उनको वेग ना लिखें, वेरीफाइबिलिटी उनकी होनी चाहिए, क्लियरली लिखें और ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकें, डेमॉन्स्ट्रेट कर सकें, वेरीफाई कर सकें कि वाकई जो है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही। तो जब तक आप ऑब्जेक्टिवली नहीं लिखेंगे तब तक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट जो है वो अनवेरीफाइएबल हैं। कि फॉर एग्जांपल अब अगर आप कहेंगे कि सिस्टम जो है वो फास्ट होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। अच्छा, फास्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? तो ये जो है फास्ट जो है क्लियर नहीं है, वेरीफाइबिलिटी इसमें नहीं आ रही, कि आप डेमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते कि सिस्टम फास्ट है या नहीं, जब तक जो है आप कुछ मैट्रिक्स स्टेट ना कर दें। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये वैलिडिटी सॉरी ये कुछ चेक्स जो है आप रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन पे लगा सकते हैं।
रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन के लिए जो है आप इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है रिक्वायरमेंट्स रिव्यूज़ करवा लें कि टीम जो है एक जो है वो मैन्युअली जो है रिक्वायरमेंट्स को जो है रिव्यू करे। तो जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल प्रूफ रीडिंग होती है तो रिव्यूज़ करवा लें। और प्रोटोटाइपिंग यानी कि सिस्टम का एक जो है मॉडल प्रोटोटाइप बना लें और उसके थ्रू जो है रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई कर लें। और इसी तरह से जो है टेस्ट केस जनरेशन है, यानी कि जो है डेवलपिंग टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स टू चेक टेस्टेबिलिटी। आप रिक्वायरमेंट्स के थ्रू जो है टेस्ट केस बना लें कि अगर सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप उसको टेस्ट किस तरह से करेंगे। तो टेस्ट केस अगर जनरेट हो जाते हैं रिक्वायरमेंट्स से तो ये लेटर ऑन जो है वो टेस्टिंग में काम आ जाएंगे। अच्छा, कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर आप टेस्ट केस जो है डिज़ाइन नहीं कर पा रहे, मुश्किल है, तो इसका मकसद ये है कि वो रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल होगा, तो मैं भी जो है वो रिविज़िट करने के लिए ज़रूरत है वहाँ पे। फाइनली जो है वो है रिक्वायरमेंट्स चेंज, यानी कि रिक्वायरमेंट्स हमेशा चेंजिंग होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एक तो ये है कि प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम इन हैंड जो है जिसको हम सिस्टम सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग का भी मसला होता है कि प्रॉब्लम वो जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है। जो ही स्टेक होल्डर्स जो है सिस्टम जब डेवलप हो रहा होता है उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं स्टेक होल्डर्स, तो उनकी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो बढ़ सकती है। तो जो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई तो जो है इस तरह से भी जो है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए और एड्रेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा, दूसरा ये है कि बिज़नेस और टेक्निकल एनवायरनमेंट जो है सिस्टम की चेंज हो सकती है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं फॉर एग्जांपल। इस तरह से भी जो है रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं। अदर एग्जांपल ये हो सकता है कि जो है न्यू लेजिस्लेशन आ गई, रेगुलेशंस आ गई, उसकी वजह से भी जो है सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स चेंज आ गई। फॉर एग्जांपल जो ये जो फेसबुक की जो प्राइवेसी जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग थी, यूज़र्स की कंसेंट के बगैर जो है वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, तो यूरोप में जो है एक नई लेजिस्लेशन आ गई, जीडीपीआर जिसको कहा जाता है, यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है जीडीपीआर जो है। अच्छा, ये नई रेगुलेशन आ गई तो तकरीबन जो है हर यूनिवर्सिटी को, हर बैंक्स को, जितने भी जो हैं उनको जो है वो जीडीपीआर की जो लेजिस्लेशन है उससे, यानी कि जीडीपीआर कंप्लायंस होना था। तो उनके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होनी थी। फॉर एग्जांपल जो है बैंक से उनको जो है अपनी एपीआई एक्सपोज करनी है कि जो है बैंक के थ्रू बैंक्स के सिस्टम से जो है इंट्रैक्शन किया जा सके। सो इस तरह से जो है नई लेजिस्लेशन या रेगुलेशंस अगर आ जाती हैं तो सिस्टम को जो है कोप करना होता है उस रिक्वायरमेंट्स से, चेंजिंग रिक्वायरमेंट से। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जो पीपल जो परचेज़ करते हैं सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो मोस्टली सेम नहीं होते। कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है सॉफ्टवेयर जो परचेज़ करने वाली जो टीम है वो अलग है, वो अलग बंदे हैं। जो सिस्टम को एक्चुअली यूज़ करेंगे वो अलग है। तो जो एंड यूज़र्स की जो है रिक्वायरमेंट अलग हो सकती हैं, और जो पीपल पे कर रहे हैं हो सकता है कि वो जो है फ़िल्टर कर लें कुछ रिक्वायरमेंट्स को, जो है कि वो समझे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है रिक्वायरमेंट। सो दे में शेव द रिक्वायरमेंट्स के जस्ट रिटर्निंग ओनली द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स एंड जो है डिस्कार्डिंग जो है अदर रिक्वायरमेंट्स। मगर कस्टमर्स जो एंड यूज़र्स जो हैं वो चाह रहे होंगे कि वो रिक्वायरमेंट्स उनकी जो है वो सारी पूरी हो जाएं। और जो कस्टमर जो पे कर रहे हैं तो उनकी जो है जो होती है, यानी कि उनका जो हेडेक होता है या उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि वो चाह रहे होते हैं कि वो जो है बजट के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनमें रहें, यानी कि सिमिलरली जो लार्ज सिस्टम्स जो हैं इसमें जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो डाइवर्स सेट ऑफ कम्युनिटी होती है जिसमें अलग अलग यूज़र्स होते हैं। तो हर एक यूज़र्स की ये जो है रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज़ जो है वो अलग हो सकती हैं, और इन सम केसेस जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती हैं। तो जो फाइनल रिक्वायरमेंट जो बनेगी तो उसमें जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो है किसी जो है कुछ सेट ऑफ यूज़र्स को जो है वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ओवर अदर्स। तो एक तरह से जो है फाइनली आप एक बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप उसको रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकें। अच्छा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अब चेंज हो रही हैं
जो है कीप चेंजिंग, तो यहाँ पे अब जो है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट लाजमी है कि आप जो है जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं इनको एड्रेस कर सकें। तो जो है हर रिक्वायरमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा कि किस तरह से वो चेंज हो रही है, ताकि जो है उसको सिस्टम की फंक्शनलिटी से जो है वो लिंक किया जा सके। तो ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट lectures.